हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल निधि मैम इंडिया 7। चलिए, जो आज वीडियो लेके आई हूँ ये समाजशास्त्र का अध्याय 2 कक्षा 12वीं का वीडियो है। इसमें इसके पहले मैंने एक वीडियो और आपको दिया था जिसमें आईएमपी क्वेश्चन वन लाइनर लिए थे। उसके बाद जो बचे हुए आईएमपी क्वेश्चन हैं वन लाइनर वो मैंने यहाँ पे सब लिखे हुए हैं। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जैसे राजस्थान राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है ना। तो क्वेश्चन फिल द ब्लैंक में आ सकता है, टिक द करेक्ट में, या वन लाइनर के किसी भी रूप में आ सकता है कि किस राज्य में महिलाओं में साक्षरता दर सबसे कम है ना। तो कौन सा इसका सही करेक्ट आंसर क्या है? राजस्थान के। नेक्स्ट है, भारत में फिल इन द ब्लैंक जनसंख्या फिल इन द ब्लैंक्स में निवास करती है। तो कहाँ पे? भारत में 72% जनसंख्या कहाँ पर निवास करती है? गांवों में। अब ये क्वेश्चन फिल इन द ब्लैंक में ऐसे आ सकता है कि हाइड कर दें इसको कि भारत में खाली स्थान प्रतिशत जनसंख्या गांवों में निवास करती है। तो कितना? 72%। या फिर 72% जनसंख्या कहाँ निवास करती है? तो कहाँ करती है? गांवों में। तो इस टाइप से ये क्वेश्चन बना के आपको सामने प्रस्तुत किए जा सकते हैं। तो आप जिस टाइप से भी क्वेश्चन आएगा, मैंने उसका जो की पॉइंट है, कीवर्ड है, उसको हाईलाइट किया है, तो आप उसको अच्छे से देखिएगा। ओके। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैसे भ्रूण हत्या का संबंध बालिका शिशु से है। किससे है? बालिका शिशु से। नेक्स्ट पॉइंट है, मध्य प्रदेश राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। जो मध्य प्रदेश राज्य है हमारा, इसमें शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, आदर्श जनसंख्या सिद्धांत को माल्थस सिद्धांत भी कहा जाता है या माल्थस सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, कौन से सिद्धांत को? आदर्श जनसंख्या सिद्धांत। और माल्थस ने जनांकी सिद्धांत तो दिए ही है ना। तो जनांकी सिद्धांत या आदर्श जनसंख्या सिद्धांत किसने दिया है? माल्थस ने। नेक्स्ट है, भारत में जनसंख्या वितरण में विषमता है। भारत में भारत की जो जनसंख्या है, हम ये नहीं कह सकते कि हमारा जो भारत है वहाँ पे हर प्रदेश में, हर राज्य में, हर जिले में जनसंख्या का वितरण समान है। भारत हमारा एक विशाल भूमि है जिसमें अनेक राज्य हैं, जिले हैं, गांव हैं। तो हर जिले, गांव में, हर राज्य में क्या है, वहाँ की जनसंख्या का वितरण जो है असमान है। तो क्वेश्चन ये आ सकता है कि भारत में जनसंख्या वितरण कैसा है? तो उसमें हम कर सकते हैं कि जनसंख्या का जो वितरण है वो विषमतापूर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट पॉइंट है, जनसंख्या संरचना का बहुत बड़ा सरोकार सामाजिक और आर्थिक कारकों से है। हमारा जो संरचना है हमारी जनसंख्या की, वो किस पर डिपेंड है? सामाजिक और आर्थिक कारकों पर। ओके। नेक्स्ट है, जनसंख्या के 3 महत्वपूर्ण घटक जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास है। मतलब हमारी जनसंख्या घटती या बढ़ती है, या जनसंख्या को प्रभावित करने वाले कारक, या जनसंख्या के वितरण वाले कारक, या जनसंख्या के आसमान निवास के कारण, ये सारे कारक जो हैं ये आएंगे इसमें कि कौन कौन से कारक हैं। तो जन्म दर, मृत्यु दर और प्रवास। जन्म दर आपको पता है कि प्रति वर्ष, एक वर्ष के अंदर जन्मे बच्चों की संख्या है ना, क्या कहलाती है? जन्म दर कहलाती है। एक वर्ष के अंदर मृतक लोगों की संख्या मृत्यु दर कहलाती है। और प्रवास मतलब होता है पलायन, जो एक स्थान से दूसरे स्थान को लोग जाते हैं। अब प्रवास 2 टाइप का होता है, दो तरह का होता है। एक स्थायी प्रवास होता है और एक अस्थायी प्रवास होता है। स्थायी प्रवास वह पहला प्रवास कहलाता है जैसे कोई अपने स्थान को, मूल स्थान को छोड़ के कहीं अन्य स्थान या कोई अन्य देश में जाके बस जाता है हमेशा के लिए, वह फिर वापस लौट के उस जगह पे नहीं आता। तो वो क्या कहलाता है? स्थायी प्रवास कहलाता है। और अस्थायी प्रवास वह प्रवास कहलाता है जिसमें कुछ लोग अपनी मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति करने के लिए अपने गांव को, देश को, शहर को छोड़ के दूसरी अन्य जगह पर चले जाते हैं काम धंधे के लिए। तो वो क्या कहलाएगा? अस्थायी प्रवास, है ना। कि आफ्टर सम टाइम जब उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं, धन की जो वो अपनी लेके जाते हैं, डिमांड की हमारी पूरी हो गई है, तो फिर वो अपने वापस अपने मूल स्थान पर आ जाते हैं। तो वो क्या कहलाएगा? अस्थायी प्रवास। तो ये 3 महत्वपूर्ण घटक हैं जो हमारी जनसंख्या को क्या करते हैं? परिवर्तित करते हैं, वितरण में करते हैं, या महत्वपूर्ण घटक हैं। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति 2017। मतलब क्वेश्चन आएगा कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति कब आई? तो कब आई है ये? 2017 में। जनसांख्यिकी का सर्वाधिक प्रसिद्ध सिद्धांत किससे जुड़ा है? तो जनसांख्यिकी का प्रसिद्ध सिद्धांत किससे जुड़ा है? माल्थस से जुड़ा है। अगर आदर्श वाला भी आता है तो भी माल्थस सिद्धांत है, और हमारा
हमारा जनसंख्या से संबंधित कोई सा भी सिद्धांत आता है तो वो किससे है, मालथस से जुड़ा है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो राष्ट्रीय आयोग जनसंख्या आयोग का अध्यक्ष हमारे कौन होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 के अनुसार 2045 तक जनसंख्या स्थिरता का लक्ष्य रखा गया है, कि मतलब कहा गया है भारत में कि हमारी जो जनसंख्या दिन प्रतिदिन बढ़ रही है ना, तो 2045 तक जनसंख्या हमारी क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। ओके, तो ये सभी IMP क्वेश्चन है वन लाइनर जो मैंने आपके सामने दिए। इसके पहले एक वीडियो और दे चुकी हूँ जिसमें वन लाइनर थे। इसके बाद जो क्वेश्चन आते हैं आपके 2 नंबर के आते हैं, 3 नंबर के आते हैं और 4 नंबर के आते हैं। तो अब ये क्वेश्चन मैं लिख पाना पॉसिबल नहीं है कि सभी क्वेश्चन बोर्ड पे लिखे जाएं, और आप एक्चुअली में आप बड़े भी हो चुके हैं, आप सभी बच्चे 11th-12th के बच्चों को सिर्फ अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए उस क्वेश्चन की, बाकी वो सब लिख लेते हैं। ओके, तो मैं यहाँ से आपको सभी क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दे रही हूँ कि कौन कौन से क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है जो आपके परीक्षा उपयोगी हैं। तो जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है जनानिकी का अर्थ समझाइए। तो जनानिकी का अर्थ क्या होता है, जनानिकी वह विज्ञान है जो किसी समाज की जनसंख्या के आकार, घनत्व तथा उनमें होने वाली वृद्धि अथवा कमी से संबंधित परिवर्तनों को स्पष्ट करता है। इसे जनानिकी भी कहा जाता है। ठीक है, जनानिकी एक विज्ञान है, इसमें जनसंख्या का जो आकार है ना, जनसंख्या का आकार है, घनत्व है, इसके बारे में आपको जानकारी दी जाती है कि क्या परिवर्तन हुए हैं या क्या नहीं हुए हैं, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जनानिकी की 3 प्रमुख शाखाओं के नाम लिखिए। तो जनानिकी की 3 प्रमुख शाखाएं कौन कौन सी है, औपचारिक जनानिकी, सामाजिक जनानिकी तथा आर्थिक जनानिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत की सामाजिक जनानिकी के क्या लक्षण हैं। तो भारत की सामाजिक जनानिकी के लक्षण हैं जनसंख्या वृद्धि की दर, सामाजिक लिंगानुपात, आयु संरचना, जनघनत्व आदि सामाजिक जनानिकी के लक्षण हैं। ठीक है, तो मतलब हमारी जनानिकी जो है, जनानिकी मतलब जनसंख्या, तो जनसंख्या में वृद्धि दर, लिंगानुपात, आयु संरचना और जनसंख्या घनत्व। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनानिकी की कोई 2 उपयोगिताएं लिखिए। तो जनानिकी की क्या उपयोगिता है, समाज में सामाजिक आर्थिक विकास का केंद्र जनसंख्या होती है, इसी के आधार पर हम अपने साधनों का सही मूल्यांकन कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोजगार के अवसरों में वृद्धि का आधार जनसंख्या होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जनसंख्या विस्फोट किसे कहते हैं। जनसंख्या विस्फोट मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जब किसी देश की जनसंख्या की मृत्यु दर में कमी होती है पर बाल मृत्यु दर में कमी होती है, लेकिन जन्म दर और जीवन प्रत्याशा में वृद्धि होती है, तो इन सबके संयुक्त प्रभाव के कारण जनसंख्या में बहुत तेजी से वृद्धि होती है। इस स्थिति को ही जनसंख्या विस्फोट कहा जाता है। मतलब ये एक तरह से कहा जाए कि जनसंख्या का तीव्र गति से बढ़ना, है ना, क्या कहलाएगा, जनसंख्या विस्फोट कहलाएगा। इसमें क्या होता है कि जन्म दर क्या हो जाती है, तीव्र हो जाती है, मतलब जन्म दर बढ़ती है, और मृत्यु दर क्या हो जाता है, घट जाती है, और जीवन प्रत्याशा भी बढ़ जाती है। तो ये 3 घटक जो हैं हमारी जनसंख्या को तीव्र वृद्धि करने में सहायक होते हैं, तो वही क्या कहलाता है, जनसंख्या विस्फोट कहलाता है। प्रतिस्थापन स्तर किसे कहते हैं। तो प्रतिस्थापन स्तर वह होता है जब जन्म दर और मृत्यु दर के बीच बहुत कम अंतर रह जाने से जनसंख्या स्थिर हो जाती है। ओके, मतलब जन्म दर और मृत्यु दोनों दर में अंतर ज़्यादा नहीं रह जाता है, तो जनसंख्या क्या हो जाएगी, स्थिर हो जाएगी। तो इसी को क्या कहेंगे हम, जनसंख्या प्रतिस्थापन स्तर कहेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आयु संरचना से आप क्या समझते हैं, या आयु संरचना से क्या तात्पर्य है। तो किसी समाज की कुल जनसंख्या के विभिन्न आयु वर्गों में व्यक्तियों का अनुपात आयु संरचना कहलाती है। मतलब जैसे हमारे समाज में क्या होते हैं, सभी प्रकार के आयु संरचना के लोग रहते हैं, जैसे बच्चे भी हैं, बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं, है ना। तो ये जो आयु संरचना है बच्चों से लेके बुजुर्ग तक का, तो ये क्या है, हर अनुपात में अलग अलग बटा होता है, तो इसी को हम क्या कहते हैं, आयु संरचना कहते हैं। मतलब हमारा जो समाज है वह कैसे बना है, बच्चों से, बुजुर्गों से, प्रौढ़ से, सभी लोग इसमें समाहित होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में जनानिकी की प्रमुख विशेषताएं लिखिए, है ना। अभी तक हमने पढ़ा कि जनानिकी किसे कहते हैं, अब आया क्वेश्चन कि भारत में जनानिकी की विशेषताएं क्या है। तो भारत में जनानिकी की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। फर्स्ट है जनसंख्या का आकार, धर्मों और समुदायों का समावेश,
साक्षरता, मृत्यु दर और स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति। ठीक है, तो जनसंख्या का आकार, जैसे भारत एक विशाल देश है जिसमें जनसंख्या का आकार भी बहुत विस्तृत है। दूसरा, धर्मों और संप्रदायों का समावेश होता है। सभी भारतीय जनसंख्या में विभिन्न धर्मों और संप्रदायों से संबंधित लोगों का समावेश होता है। यहाँ इस्लाम को मानने वाले लोगों की संख्या 17 करोड़ से भी अधिक है। जो परिवार नियोजन के साधनों का उपयोग करना धर्म के विरुद्ध मानते हैं, अनेक जातियों के लोग भी परिवार नियोजन में विश्वास नहीं करते हैं। मतलब धर्म और समुदायों का समावेश है। हमारी जो जनसंख्या है वो क्या है, अनेक धर्मों से और अनेक समुदायों से क्या हो मिलके बनी हुई है। साक्षरता, स्वतंत्रता के बाद साक्षरता की दर दोगुनी से अधिक हो जाने के बाद भी भारतीय समाज के परंपरागत सामाजिक ढांचे में कोई विशेष परिवर्तन नहीं है। जो हमारी साक्षरता है वो क्या है, स्वतंत्रता के बाद साक्षरता की दर दोगुनी से अधिक हो जाने के बाद भी भारतीय समाज के परंपरागत सामाजिक ढांचा, मतलब हमारा जो परंपरागत सामाजिक ढांचा है ना, मतलब रूढ़िवादी जो प्रथाएं हैं आज भी समाज में हमें देखने को मिलती हैं। तो हमारी जो एजुकेशन है वो दुगनी हुई है स्वतंत्रता के बाद, लेकिन जो परंपरागत हमारी रीति रिवाज हैं, हमारी रूढ़िगत परंपराएं हैं, वो आज भी हमें समाज में देखने को मिलती हैं। मृत्यु दर क्या है, समाज में जनसंख्या में शिशु मृत्यु दर आज भी काफ़ी अधिक है। पुरुषों की तुलना में स्त्रियों का अनुपात कम होने और उन्हें स्वास्थ्य की कम सुविधाएं मिलने के कारण सामाजिक संरचना में पुरुषों की अपेक्षा स्त्रियों की स्थिति आज भी कमजोर है। ओके, मतलब समाज में स्त्रियों को क्या कहा माना जाता है कि वो घर के अंदर चार दीवारी के अंदर रहने वाली है, और हमारा चूंकि भारत एक पुरुष प्रधान देश है ना, तो आज भी स्त्रियों की जो स्थिति है वो पुरुषों की तुलना में क्या है, कमजोर है। स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति, जनसंख्या में स्थान परिवर्तन की प्रवृत्ति लगातार बढ़ रही है, जिससे ग्रामीण जनसंख्या में कमी हो रही है और नगरों की जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है। ओके, तो क्या है, सब शहरों में रोजगार, उद्योग धंधे सभी हैं, तो ग्रामों के जो लोग हैं, बेरोजगार हैं, वो रोजगार की तलाश में क्या करते हैं, शहरों के लिए पलायन करते हैं, है ना। तो इसलिए कहा गया है कि नगरों की जनसंख्या तेजी से क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माल्थस को यह विश्वास क्यों था कि अकाल महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं अपरिहार्य है। मतलब माल्थस ने ऐसा कहा है कि जो माल्थस का ऐसा विश्वास था कि अकाल और महामारी जैसी विनाशकारी घटनाएं जो हैं वो बड़े पैमाने पर मृत्यु का कारण बनती हैं, है ना। ये सही है, ऐसा क्यों, तो देखिए, अंग्रेज राजनैतिक अर्थशास्त्री थॉमस रॉबर्ट माल्थस का मानना था कि जनसंख्या वृद्धि का विस्तार ज्यामितीय या गुणोत्तर रूप से, जैसे 2, 4, 8, 16, 32 आदि की श्रृंखला में होता है, वहीं कृषि का उत्पादन अंकगणितीय रूप से जैसे 2, 4, 6, 8, 10 आदि की तरह होता है। चूंकि जनसंख्या की वृद्धि की दर भरण पोषण के साधनों के उत्पादन में होने वाली वृद्धि की दर से सदा आगे रहती है, इसलिए जनसंख्या की वृद्धि दर को नियंत्रित करने के लिए कृत्रिम एवं प्राकृतिक निरोध आवश्यक है। माल्थस का विश्वास था कि जनसंख्या पर नियंत्रण का प्राकृतिक निरोध जैसे अकाल, महामारी, बीमारियां, प्राकृतिक आपदा इत्यादि आवश्यकभावी है। यह खाद्य आपूर्ति तथा जनसंख्या वृद्धि के बीच संतुलन स्थापित करने का प्राकृतिक तरीका है। ने ये बोला है कि जो हमारा माल्थस ने बोला है कि जो हमारी महामारियां हैं या फिर प्राकृतिक आपदाएं हमारे आती हैं, तो वो हमारी जनसंख्या को क्या करती हैं, कंट्रोल करती हैं, है ना। तो उनका ये सिद्धांत था कि जो हमारा अकाल है, महामारी है, प्राकृतिक आपदा है, ये इनका आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जनसंख्या को हम नियंत्रित इन्हीं के द्वारा कर सकते हैं। मृत्यु दर और जन्म दर का क्या अर्थ है, कारण स्पष्ट कीजिए कि जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से क्यों आती है, जबकि मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है। तो सबसे पहले आपको क्वेश्चन समझना है कि क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कि हमें आंसर में क्या लिखना है। तो सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन समझेंगे, उसके बाद उसका आंसर लिखना स्टार्ट करेंगे। तो देखिए, इसमें मृत्यु दर और जन्म दर का तो अर्थ पूछा है, तो वो आप लिख लेंगे कि जन्म दर क्या है और मृत्यु दर क्या है। जैसे जन्म दर क्या है, एक निर्धारित अवधि के दौरान किसी क्षेत्र में 1000 व्यक्तियों के पीछे जितने जब बच्चे जन्म लेते हैं उसे जन्म दर कहते हैं। ठीक है, फिर मृत्यु दर क्या है, एक निर्धारित अवधि के दौरान 1000 व्यक्तियों के पीछे मरने वाले व्यक्तियों की संख्या को मृत्यु दर कहते हैं। जन्म दर
जन्म दर पर मुख्य रूप से वैवाहिक की आयु, प्रजनन क्षमता, वातावरण की स्थितियों, सामाजिक स्थितियों, धार्मिक विश्वासों तथा शिक्षा का प्रभाव पड़ता है, इसलिए यह उच्च बना रहता है। जबकि सार्वजनिक स्वास्थ्य के विभिन्न उपाय तथा चिकित्सीय प्रगति मृत्यु दर को नियंत्रित कर लेती है। प्रत्येक व्यक्ति उच्च श्रेणी की बेहतर चिकित्सा तथा तकनीकी सेवाओं का सहारा लेता है। अतः जन्म दर का संबंध चूंकि लोगों की मनोवृत्ति, विश्वास तथा मूल्यों से है, इसलिए जन्म दर में गिरावट अपेक्षाकृत धीमी गति से होती है और मृत्यु दर बहुत तेजी से गिरती है ना। मतलब क्या है कि जन्म दर जो है हमारे भारत में या समाज में उच्च होती है, लेकिन मृत्यु दर कंट्रोल क्यों होती है या कम क्यों होती है? क्योंकि हमें चिकित्सीय सुविधाएं इतनी मिल जाती हैं, जिसके कारण से मृत्यु दर क्या हो जाती है? गिर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ग्रामीण और नगरीय समुदाय के विभाजन को स्पष्ट कीजिए, है ना। मतलब ग्रामीण और नगरीय समुदाय में अंतर स्पष्ट करना है, किस तरह से अलग अलग है दोनों। ठीक है, तो फर्स्ट है इसमें ग्रामीण समुदाय, अधिकांश व्यक्ति कृषि कार्यों से जीविका उपार्जन करते हैं। जो ग्रामीण समाज होता है वह कृषि पर आधारित होता है ना। तो इसका हम कह सकते हैं कि हमारा गांव है जो वो कृषि पर आधारित है। भारत भी हमारा एक ग्रामीण देश है और सभी लोग इसमें, अधिकतर लोग 72% लोग कहा गया है कि गाँवों में निवास करते हैं। तो वो उनका जो जीवन का उपार्जन की सुविधाएं होती हैं वो प्राकृतिक संसाधनों से ही संबंधित है ना। तो अधिकतर लोग जो होते हैं वो कृषि कार्यों में संलग्न रहते हैं। नेक्स्ट है व्यक्तियों का जीवन प्राकृतिक दशाओं से अधिक प्रभावित होता है। जो गांव के लोग होते हैं ये प्रकृति से सीधे जुड़े हुए होते हैं, तो इन पर प्रकृति का अधिक प्रभाव देखने को मिलता है। ग्रामीण जीवन में जनसंख्या का घनत्व काफ़ी कम होता है। ग्रामीण गांव के जो लोग होते हैं उनका जनसंख्या घनत्व कम होता है, मतलब कि बहुत बड़े बड़े मकान होते हैं, बहुत दूर दूर घर बने होते हैं, है ना। 1 किलोमीटर में मतलब कि बहुत कम लोग निवास करते हैं। ग्रामीण समुदाय में लोग अपने क्षेत्र को छोड़कर दूसरे स्थान पर बसना नहीं चाहते। जो गांव के लोग होते हैं वो अपने घर को, अपने क्षेत्र को छोड़ के दूसरी जगह जाना पसंद नहीं करते हैं। ठीक है, तो ये आप ग्रामीण समुदाय से संबंधित कुछ जानकारियां हैं और कुछ पॉइंट हैं जो आप लिख सकती हैं। इसके अलावा अगर आपके मन में और भी कुछ पॉइंट आ रहे हैं तो वो भी आप इसमें लिख सकते हैं। फिर नगरीय समुदाय क्या है? अधिकांश लोग गैर कृषि कार्यों जैसे व्यापार, निर्माण कार्य, उद्योग तथा विभिन्न प्रकार की सेवाओं से जीविका प्राप्त करते हैं, है ना। तो मतलब जो नगरीय समुदाय होता है, नगरीय समुदाय आपने देखा होगा कि वहाँ पर गैर कृषि कार्य किए जाते हैं, जैसे उद्योग धंधे हैं, व्यापार है, रोजगार है ना। तो इन सभी कार्यों में वहाँ के लोग संलग्न होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है मनुष्य द्वारा विकसित भौतिक और अभौतिक संस्कृति लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करती है ना। मनुष्य का जो विकसित भौतिक और अभौतिक संस्कृति लोगों के व्यवहारों को प्रभावित करती है। कि मतलब जो भी हमारी भौतिक सुख सुविधाएं हैं, है ना, और अभौतिक हमारी संस्कृति है वो क्या करती है? लोगों को अट्रैक्ट करती है, प्रभावित करती है। नगरीय समुदाय में जनसंख्या का घनत्व बहुत अधिक होता है। नगरीय समुदाय में क्या होता है? जनसंख्या का घनत्व अधिक होता है, मतलब घनी बस्तियां होती हैं नगरों में, और आप देखेंगे कि बहुत ज़्यादा जनसंख्या मतलब गांव की अपेक्षा नगरों में अधिक होती है। नेक्स्ट है यहाँ श्रम विभाजन और विशेषीकरण बढ़ाने के साथ गतिशीलता भी अधिक होती है। वहाँ पे श्रम विभाजन और विशेषीकरण बनाने के साथ गतिशीलता क्या होती है? अधिक होती है। मतलब अधिकतर लोग जो होते हैं वो गतिशील हमें नजर आते हैं। काम धंधों में, निर्माण में, बहुत सारी चीज़ों में क्या होते हैं? संलग्न रहते हैं। नेक्स्ट है भारत में गिरते स्त्री पुरुष अनुपात के क्या कारण है? जो हमारा भारत है, भारत में हमारा स्त्री पुरुष अनुपात जो है, लिंग अनुपात है, वो दिन प्रतिदिन क्यों गिर रहा है? इसका क्या कारण है? तो स्त्री पुरुष अनुपात जनसंख्या में लैंगिक संतुलन का महत्वपूर्ण सूचक है। विगत शताब्दी में भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में लगातार गिरावट हो रही है। भारत के 5 राज्यों और संघ राज्यों के क्षेत्रों में बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 900 स्त्रियों से भी कम है। हरियाणा में तो बाल स्त्री पुरुष अनुपात प्रति 1000 पुरुषों के पीछे 885 है। भारत में स्त्री पुरुष अनुपात में गिरावट आने के कई कारण है, जैसे शिशुअवस्था में बच्चियों की देखभाल की घोर उपेक्षा, लिंग विशेष का गर्भपात, बालिका शिशु की हत्या, गर्भस्थ शिशु का परीक्षण, बालिका भ्रूण को गर्भ में ही नष्ट कर देना। उपरोक्त कारणों से स्त्री पुरुष अनुपात लगातार गिर रहा है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट मैंने आपको दे दिए हैं कि हमारे जो स्त्री पुरुष अनुपात है वो क्यों गिर रहा है। कि लड़कियों को क्या है? मान्यता ना दी जाना,
एक वंश परंपरा चलाने के लिए पुरुषों लड़कों को प्राथमिकता दी जाना, है ना, लड़कियों को बोझ समझा जाना, तो ये सारी चीज़ें हैं, बालिकाओं की हत्या की जाना, तो ये सारे कारण जो हैं वो हमारे भारत में स्त्री पुरुष अनुपात को गिराने के कारण हैं। तो ये आपके क्या है, अभी तक जो मैंने आपको क्वेश्चन दिए हैं वो लघु उत्तरी और अति लघु उत्तरी क्वेश्चन दिए। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दीर्घ स्तरीय क्वेश्चन, दीर्घ उत्तरीय विश्लेषणात्मक प्रश्न को लेके आऊँगी। तब तक के लिए सभी लोग ये सारी चीज़ें, ये सारा वीडियो देखिए और हो सके तो अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिए। थैंक यू सो मच।